Hello everyone, welcome to ChemUp Academy. So for today our topic is very important. You can mark this topic as very important. So topic shall be effective nuclear charge and Slater's rule. So this is the most demanded topic in every I would say in either your BSc or your MSc examinations, your competitive examinations, including your IIT, JAM, or GATE, NET examination, for your CUET, PG as well, if you will appear in that also. So it is demanded over there. For NEET aspirants also, it is it is important topic. And for UPSC GeoChemist, of course, it holds great importance because every year around 2 to 3 marks question could be seen in prelims, and obtaining 2 to 3 marks in prelims is actually a great deal, because if you tend to obtain this topic from me, I will assure you that you will be obtaining these 2 to 3 marks in your examination, which is very important because it's gonna hold relevance when your results would be declared. So it is important. So let's just start with the topic. Okay, coming on to Z effective. Why are we talking about Z effective? Why are we not discussing, like directly बोल सकते हैं ना कि न्यूक्लियर चार्ज है, ठीक है, डायरेक्टली कंसिडर कर लेते हैं. से वी हैव सल्फर जिसका एटॉमिक नंबर हो गया 16, तो इसके पास अपना कोई न्यूक्लियर चार्ज होगा, ठीक है, इसके पास अपना कोई न्यूक्लियर चार्ज होगा. अब इसका न्यूक्लियर चार्ज, वाई आर वी नॉट सेइंग कि इसका न्यूक्लियर चार्ज इसके जी इफेक्टिव के बराबर हो. क्यों ऐसी आफत आ रही है हमें कि हमें लेना पड़ रहा है जी इफेक्टिव? क्यों हमारा काम नहीं चल पा रहा विद दैट पर्टिकुलर जी ओनली? वाई आर वी जस्ट ड्रैगिंग बिहाइंड कि जी इफेक्टिव ही निकाल के दो? वाई आर वी स्टडिंग दिस रूल? सो इन ऑर्डर टू स्टडी दिस पर्टिकुलर रूल, थोड़ी सी हिस्ट्री डिस्कस कर लेते हैं. दैट मीन्स द बैकग्राउंड कि ये आया कहाँ से, आया क्यों. क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ गया कि ये आया क्यों है, then you will be able to understand कि आगे चीजें कैसे होगी. ठीक है. So background you can write. बैकग्राउंड में क्या होता है कि बैकग्राउंड में क्या है, आई हैव दिस हाइड्रोजन एंड आई हैव दिस हीलियम. ठीक है. हाइड्रोजन का आई नो इट इज 1s एंड फॉर हीलियम इट इज व्हाट, 1s. over here it is 1, over here it is 2. like this the things are working. दोनों का ही न्यूक्लियस है बीच में. अगर चीजें ऐसी हैं तो इट वुड बी हैविंग ओनली वन शेल, इट वुड बी हैविंग ओनली वन शेल. ठीक है. अब सपोजिटली हीलियम की जगह यहाँ पर कुछ और होता, लाइक ऐसा कुछ होता जिसके पास 2 या 2 से ज्यादा शेल्स होती, बट वी आर डिस्कसिंग ओवर हियर ओनली टेकिंग हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन बना देते हैं. अगर मैंने हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन बना दिया तो ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का हुआ. ठीक है. हीलियम के केस में अगर बात करते हैं, आई वुड बी हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स. अगर हीलियम का केस बात किया तो हियर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज देयर, हियर 2 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. these 2 electrons, this electron is being directly attracted towards the nuclei. this is my nucleus और ये है मेरा इलेक्ट्रॉन. ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो रहा है. ऑब्वियसली अट्रैक्टिव फोर्सेस है, बाउंडेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है दोनों के बीच में. देयरफॉर एनर्जी, कौन सी एनर्जी? आयनाइजेशन एनर्जी. मतलब अगर मुझे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना है अपने हाइड्रोजन एटम से तो मुझे कितनी एनर्जी लगेगी, अगर उसके बारे में देखा जाए तो इट इज अप्रोक्सीमेटली जूल पर मोल. लिख देते हैं. वहीं अगर हम हीलियम की बात करते हैं, हीलियम क्या कहना चाहता है? अकॉर्डिंग टू मी हीलियम हैज 2 इलेक्ट्रॉन. ये इलेक्ट्रॉन चाहेगा मैं न्यूक्लियस के पास जल्दी जाके बैठ जाऊं, दूसरा इलेक्ट्रॉन चाहेगा उससे पहले तो मैं जाना चाहता हूँ. तो दोनों के बीच में हो गया ना कंपटीशन. बिकॉज ऑफ दिस कंपटीशन यहाँ पर हो रहा है रिपल्शन. कंपटीशन है बिकॉज ऑफ द सेम चार्जेस, रिपल्शन है बिकॉज ऑफ द सेम चार्जेस. एंड बिकॉज ऑफ दिस रिपल्शन, बिकॉज ऑफ दिस रिपल्शन दोनों के बीच में टक्कर है. कौन पहले जाए न्यूक्लियस दादा के पास? अभी दोनों के बीच में टक्कर होने के बाद रिपल्शन इज ऑल्सो देयर. तब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो एनर्जी है
द एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी मतलब रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, वो थोड़ी कम हो गई। ये एनर्जी काफी कम हो गई। एक ही इलेक्ट्रॉन तो बड़ा था, उस एक ही इलेक्ट्रॉन ने इस एनर्जी को एकदम हाफ कर दिया। अप्रोक्सीमेटली देखा जाए, थोड़े बड़े लेवल पे बात करें अगर, तो इस लेवल ऑफ एनर्जी को एकदम से हाफ कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इतना भारी बदलाव आ रहा है जस्ट बिकॉज वी आर स्टडिंग द रिपल्शन। एक रिपल्शन हो रहा है। अगर हीलियम की जगह कोई और चीजें होती, लाइक योर लिथियम वुड हैव बीन देयर, तो एक इलेक्ट्रॉन मुझे यहाँ पर भी बिठाना पड़ता। बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इधर भी हो रहा होता। रिपल्शन कहाँ पर हो सकता था, और हमारा रिपल्शन इन दोनों के बीच में भी होता। ऑल्सो यहाँ पर एक और रूल आ जाता जिसको हम कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, या फिर हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट क्या हुआ, मतलब जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस तक नहीं जा पा रहा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द इनर इलेक्ट्रॉन्स। अंदर के इलेक्ट्रॉन्स अपने न्यूक्लियस को गार्ड करके बैठे हैं, अपने कोहिनूर को गार्ड करके बैठे हैं कि तू नहीं जाएगा, हम जा सकते हैं पर तू नहीं जाएगा। तो लाइक दैट these two electrons are shielding this particular thing. So like this the thing of shielding is coming into play. तो दो रीजंस की वजह से, पहला रीजन क्या हो गया आपका, रिपल्शन कह सकते हो, स्क्रीनिंग इफेक्ट कह सकते हो, या फिर शील्डिंग इफेक्ट कह सकते हो, उनकी वजह से। और दूसरा रीजन आपका क्या हो सकता है, सेकेंड रीजन, कि हमें जी इफेक्टिव पढ़ना ही क्यों पड़ रहा है। तो पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन आपका हो सकता है जो हाइड्रोजन है उसका जो रेडियाई है स्मॉल है, स्मॉल रेडियाई, वेराज जो हीलियम है उसका रेडियाई तो थोड़ा बड़ा होगा, लिथियम का रेडियाई तो और भी बड़ा होगा। लाइक दिस, क्योंकि शेल्स इंक्रीज होती जा रही है, रेडियाई इंक्रीज होता जा रहा है, तो इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई is the another reason that we should study about the Z effective and not focusing on directly on the nuclear charge. खाली न्यूक्लियर चार्ज पर फोकस करने से कुछ नहीं होगा, यू विल नीड टू फोकस अपॉन योर Z effective as well. This is what the background history looks like. अब स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, though I have made you understand it clearly, but थोड़ा सा और, this is an attacker and these are the fields in which people are standing. supposedly यहाँ पर एक फील्ड में, दूसरी फील्ड में दो लोग खड़े हुए हैं, तीसरी फील्ड में तीन बना देते हैं, ठीक है। अब ये अटैकर है, दिस इज गोइंग टू अटैक, हमला हो रहा है, ये सिपाही लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पर से हो रहा है आपका हमला। अब ये सिपाही बाकी लोगों को तो प्रोटेक्ट कर रहा है, पहला वाला सिपाही खुद गोली खा सकता है और उसके चक्कर में, उसके गोली खाने से या फिर उसके शहीद हो जाने से क्या हो रहा है, इसकी जान बच जाएगी, इसकी। पर एक और बात, क्या यहाँ वाला सिपाही अगर गोली खा ले तो इन सब की जान बच सकती है, नहीं। तो पीछे वाले से शील्डिंग इफेक्ट थोड़ा फील करवाना इज समथिंग लाइक मूर्खता, वो हम नहीं करेंगे। मतलब पीछे वाला तो शील्डिंग इफेक्ट नहीं देगा, शील्डिंग इफेक्ट कौन देगा, जो न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा करीब है। ये अंदर वाला इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को जब न्यूक्लियस के पास आने से रोकता है, उसे शील्ड करता है, तो उसको बोलते हैं क्या, स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। तो बाहर वाला तो नहीं रोक सकता इन सबको अंदर जाने से, पर हाँ ये अंदर वाले उसको रोक सकते हैं। ये इसके लिए क्या कर रहा है, शील्ड की तरह काम कर रहा है। ये वाले सारे इलेक्ट्रॉन्स इस लेयर के लिए शील्ड की तरह काम कर रहे हैं, और ये वाले सारे इलेक्ट्रॉन्स इस लेयर के लिए शील्ड की तरह काम कर रहे हैं। तो लाइक दिस यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट शील्डिंग इफेक्ट इज रियली, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट आवर शील्डिंग इफेक्ट। नाउ जी इफेक्टिव क्या था हमारा, जी इफेक्टिव अब क्या बनेगा, जी इफेक्टिव का बैकग्राउंड वी हैव गॉट टू नो। अब जी इफेक्टिव एक्चुअल में क्या बनेगा, जी इफेक्टिव को देखने के लिए हम बोल सकते हैं जो हमारा जी इफेक्टिव होगा वो इन रियलिटी होगा क्या, जितना भी एटॉमिक चार्ज अप्लाई हो रहा है, सॉरी जितना भी न्यूक्लियर चार्ज अप्लाई हो रहा है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, किसी भी शेल के अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन हो सकता है, हम किसी का भी जी इफेक्टिव निकाल सकते हैं।
तो अगर हमारा जी इफेक्टिव की बात चल रही है तो किस शेल की हम बात कर रहे हैं, तो उससे हम निकाल सकते हैं कैसे, जी इफेक्टिव शैल बी योर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन निकालेंगे कैसे, एक्चुअल का न्यूक्लियर चार्ज में से माइनस करेंगे हम अपना कोई भी कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को हम बोल सकते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट, शील्डिंग कांस्टेंट, या फिर हम बोल सकते हैं इसको स्लेटर्स कांस्टेंट, स्लेटर्स कांस्टेंट। दिस इज हाउ जी इफेक्टिव केम इनटू प्ले। तो यहाँ से हो जाएगा आपका जी इफेक्टिव, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। अब हम गधों की तरह ये नहीं मानेंगे, क्या, बिकॉज वी आर नॉट गधी एनी मोर, तो अब हम गधों की तरह ये नहीं मानेंगे कि जितना न्यूक्लियर चार्ज इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर था उतना ही न्यूक्लियर चार्ज इसके ऊपर भी होगा फॉर आर लिथियम एटम। नो, जितना इन दोनों के ऊपर था उससे काफी कम इसके ऊपर होगा। काफी कम क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो डायरेक्टली अटैचमेंट हो रहा है, बट यहाँ पर डायरेक्ट अटैचमेंट नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ दिस स्क्रीनिंग इफेक्ट दैट इज कमिंग इनटू द प्ले। तो हमारा जो एक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, एक्चुअल में जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, जो एक्चुअल में इफेक्टिव है, तो वो थोड़ा कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस रिपल्शन, एंड हेंस वी कैन सॉर्ट आवर प्रॉब्लम्स। नाउ स्लेटर्स कांस्टेंट के बारे में जान लिया। स्लेटर्स कांस्टेंट को कैलकुलेट करते हैं यूजिंग अ सर्टेन लॉ नोन एज स्लेटर्स रूल। इनकी डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा, इनका बैकग्राउंड कोई नहीं पूछेगा, बट द थिंग इज अगर आपके दिमाग में बैकग्राउंड ही नहीं आपको पता होगा, चीजें हो क्यों रही है, मूवी चल कैसे रही है, पीछे क्या हुआ था, तो यू वॉन्ट बी एडिंग ऑन टू द कंक्लूजन विद योर सेल्फ। सो दैट्स वाई इट इज इम्पॉर्टेंट कि आपको स्टोरी पता हो। तो दैट वॉज द स्टोरी, नाउ यू नो द स्टोरी। सो कमिंग ऑन टू आवर स्लेटर्स रूल। स्लेटर्स रूल क्या होता है, स्लेटर्स रूल, स्लेटर्स रूल का पहला रूल है। अब क्योंकि रूल है तो सम सॉर्ट ऑफ रूल्स आएंगे। तो पहला रूल जो कहता है, इट सेज दैट जो भी आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिख रहे हो तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, किसके, एन के। अगर एन सेम हो रहा है तो वो किसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगी, एल के। पहले हम अगर लिखते थे, पहले ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल मेथड ऑफ आर्स हमारा क्या था, या फिर कस्टमाइज मेथड है ये। तो ट्रेडिशनल मेथड हमारा क्या हुआ करता था, वी यूज टू फॉलो ऑफ बो प्रिंसिपल, मतलब 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d एंड 4p, लाइक दैट इट यूज टू कम। पहले 4s 3d 4p थिंग्स वर गोइंग लाइक दिस। बट हमारा स्लेटर्स रूल क्या कह रहा है, ऑफ को भूल जाओ। अब ऑफ आपका किसी काम का नहीं है इन स्लेटर्स रूल। ऑफ ने तो ये बताया था, बट इन स्लेटर्स रूल आप क्या लिखोगे, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f and so on. Like this the things would work in your first rule. अगर हम second rule की बात करते हैं, second rule says that the species that are present on the right side will not be able to shield the species that are present on the left side. तो ये तो शील्ड करेंगी इनको, पर ये वाली शील्ड नहीं करेंगे, शील्ड नॉट शील्ड। अब बोलोगे इसका क्या काम है, इसका काम अभी आगे आएगा। मतलब जब आप जी इफेक्टिव कैलकुलेट कर रहे होगे और आपको बोल दिया जाएगा कि ऐसे कैलकुलेट कर लो 1s 2s 2p 3s 3p 4s, मुझसे बोला है स्लेटर्स रूल कैलकुलेट करके दो मुझे 3p का। तो जब आई विल बी काउंटिंग एन इलेक्ट्रॉन्स, तो आई विल बी काउंटिंग इलेक्ट्रॉन्स अप टिल हियर एंड नॉट ऑफ दिस, क्योंकि ये तो शील्ड ही नहीं कर रहा ना, इसलिए मैं इलेक्ट्रॉन्स ही काउंट नहीं करूंगी। Now coming on to the third rule. Third rule क्या कहता है? Third rule says that आपके ns इलेक्ट्रॉन और np इलेक्ट्रॉन जब आप काउंट करोगे तो उनका जो इफेक्टिव चार्ज जाएगा वो कितना जा सकता है। अगर आपकी nth शेल की बात हो रही है, मतलब सेम शेल की बात हो रही है, या फिर मैं कहूँ सेम ग्रुप की बात हो रही है, सेम शेल और ग्रुप की बात हो रही है,
तो जितना NS और NP कंट्रीब्यूट करेंगे दैट वुड बी 0.35 टू Z इफेक्टिव। दूसरा चीज क्या है, सेकंड सेज अगर NH शेल के बाद वाले इलेक्ट्रॉन्स तो कैलकुलेट करने पड़ेंगे ना, ये है हमारे पास, हम यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, टॉकिंग अबाउट दिस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हो हमें नहीं मतलब, हमें इसका जानना है। तो बाकी वाले इलेक्ट्रॉन्स का क्या, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स का क्या, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स का क्या, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन तो कितना कंट्रीब्यूट करेंगे 0.35। ठीक है, अगर हम, ये थी NH शेल, अब आएंगे N-1 शेल पर। N-1 वाला जो कंट्रीब्यूट करेगा दैट वुड बी 0.85, और बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन आपने ये कैलकुलेट कर दिया, ये कैलकुलेट कर दिया, व्हाट अबाउट देम, तो बाकी रेस्ट विल गिव अप्रोक्सीमेटली 1, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन के ज़्यादा नज़दीक हैं तो वो ज़्यादा देंगे। ठीक है, तो लाइक दिस द थिंग्स विल गो। NS और NP का बता दिया, हाउ अबाउट D? अगर आपको D का कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया जाए तो फोर्थ रूल सेज दैट इफ यू नीड टू कैलकुलेट अबाउट द D ऑर्बिटल और अबाउट द F ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल का कैलकुलेट करो, F ऑर्बिटल का कैलकुलेट करो, तो दे वुड बी बिहेविंग, NH शेल के लिए it will give you 0.35, but for N-1 shell, or I would say the rest, बाकी बचे हुए जितने भी हैं they would be giving you 1। ठीक है, एक और केस आता है इसमें, ये केस थोड़ा सा डिफरेंट है, सो यू कैन मार्क इट इम्पॉर्टेंट। समटाइम्स दे आस्क यू फॉर पेरिफेरी, sometimes they ask you for calculating it for periphery, instead of giving you any orbital 3s के लिए निकालो, 4p के लिए निकालो, 2s के लिए निकालो, फलाना ठिकाना जो भी ऑर्बिटल आपको देंगे उसके लिए, instead of that they ask you कि निकाल के दे दो मुझे पेरिफेरी के लिए, या फिर Z इफेक्टिव क्या होगा एट पेरिफेरी फॉर मैग्नीशियम, फॉर कोबाल्ट, फॉर वेनेडियम एंड सो ऑन, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो उस केस में क्या करेंगे ये अभी हम डिस्कस करेंगे सिर्फ थोड़े एग्जाम्पल्स करने के बाद। सो लेट्स सॉल्व एग्जाम्पल्स, थोड़े एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स में भी पहला केस, लेट्स कैलकुलेट इट फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की पहले तो कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे कैसे, 1s2 2s2 2p4, ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। अब कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद आपसे बोल रहे हैं ऑक्सीजन के 2p का निकालते हैं पहले। ऑक्सीजन के 2p ऑर्बिटल का Z इफेक्टिव क्या होगा, 2p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स गिनेंगे पहले, these would be behaving same and this would be behaving same as the first rule says, ये दोनों सेम बिहेव करेंगे और ये सेम बिहेव करेगा। अब 2p का एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रही है, जब 2p के एक इलेक्ट्रॉन की बात करिए, 4 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की बात करिए तो बचे कितने 1 2 3, तो NH शेल में 0.35 इंटू 3 प्लस N-1 शेल में 0.85 इंटू 2, दिस विल बी माई दिस कांस्टेंट। अगर मुझे Z इफेक्टिव ही निकालना है तो व्हाट विल आई डू, आई विल सब्ट्रैक्ट इट, दिस माइनस this will give me 15 9 1.05 plus 10 16 17 1.7, this will give me 2.75, so 2.75 on subtracting will give me 0.255, so this is about Z effective for oxygen. Now what if I say instead of oxygen I need to calculate it for instead of oxygen, I will calculate it for oxygen 2 minus species. So writing the configuration as the first rule, which says that 1s2, 2s2 and 2p6. Again for 2p we will calculate. For 2p, here there were 4 electrons, 2 more are added now.
out of which one has already been there because you are the one, and two are to be included more. Therefore, what can we do? We can say that these two behave same, these two, sorry, this one behaves differently. So this is the NH shell. For NH shell, we shall be multiplying 7 electrons plus 2 electrons into 0.85. So let's calculate it. 5, 3, 7, 0, 1, 2.75. And this will give us 5, 5, 10, 8, 12.15, 5.20, and Z effective becomes, sorry, Z effective becomes Z minus constant, and this constant we have already calculated for 2p. Like this you can calculate. Solving it for more examples, we can take an example of magnesium. We can take for 12, we can place it at 1s2, 2s2, 2p6 and 3s2. Again they are saying let's calculate it for 2p first and then we will calculate it for 3s2. So if 2p is there, that means only this has to be considered and these two. So we can say that 5 into 0.3 NH shell we are talking, and 1 into 0.85. This shall be your sigma, and Z effective actually becomes 12 minus 0.85 plus 15. 7. 2.60. It can be calculated and could be sorted. What if I say that we should calculate it for 3s? On calculating it for 3s, here we did not include 3s because it was not giving role. Matlab, coming on to our rule book, and in that rule book, according to the second one, species on the right will not contribute the shielding effect to the species on the left. So similarly, we have neglected that. That's why we did not include 3s2 over here while calculating it for 2p. Now for 3s2 we need to calculate, so it would be 0.35 into 1 plus, these are 8 into 0.85 and this is 1, so 1 into 2. On calculating it, we'll get 0.35 plus 2, and then we can minus it. Z effectively is equals to 12 minus whatever that will be. So 6, 8, it will give us 5, 11, 1, 6, 7, 8, 9. 9.15. This will be the value for Z effective for magnesium. Let's take case for d orbital as well. So for d orbital, we have another example. It was third one. So let's take fourth example. Say we have vanadium. V means 3d. We can write it over here. Star P V cable and so on the list goes. So for vanadium we have the species like 3d3 4s2. So let's fill it before. It will be like 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 4s2. Like this we would be getting our configuration. Now we need to calculate it for say 3s. Let's calculate it for 3s. So for 3s, up till here, these will not be playing part. So for 3s, we have 0.35 into 1 plus 8 into 0.85 plus 2 into 1, and hence you can solve it further. What if we calculate it for 3p? Or let's say we shall calculate it for 4s. On calculating it for 4s,
On calculating it for 4s, so these would be behaving same. So 4s says what? 4s says that 0.35 into 1 plus these are 8 and 11. 11 into 0.85 plus these are 8 and 10 into 1. Like this, z effective could be calculated, and then you can subtract it from 23 minus the Slater's constant. You can solve it further. What if we calculate it for 3D now? Calculating it for 3D. For 3D, we know that this won't be playing any role. So, for 3D, on calculating it for 3D, we know that this will be giving us part of, okay, for 3D, nth shell will give us 0.35 and rest will give us approximately 1. So, it's easy peasy for us, which says that nth shell it has, so 2 electrons because 1 we are considering, so 2 electrons into 1 plus 1 into leftover electrons, that means 8 and 10, 18, that means 20, and you can calculate z effective as 3, which is too small for the outer electrons. So like this you can solve many examples, further examples. For atomic number, as an example, you can note atomic number from 1 to 20. Calculate z effective for p comma s last orbitals or last shell, I would say, because if I write 3p and 4p and so on, so that would vary. So therefore I have written last shell. So this shall be your P and S and D also. So this shall be your homework. So today's class, I hope it was useful for you all, where we have discussed about why did Z effective came into play and how did Slater's rule could be how can we apply Slater's rule to the question. So this was all for today. Thank you and keep watching. ChemUp Academy. Chemistry simplified. Success amplified.